हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो हम लेकर आ गए हैं और आपके लिए, जैसा कि आप जानते हो कि यार 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। बाकी मैथ्स कंटिन्यूअसली मेरे आ ही रहे हैं। बायोलॉजी के लगभग 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, मैथ्स के भी लगभग 2 चैप्टर पार्ट 1 में और 1 चैप्टर पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। सेकंड चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी की है ट्रिग्नोमेट्री की, और साथ ही में फिजिक्स के लेक्चर संजीव सर के आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है। 11th स्टैंडर्ड वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो साइंस स्ट्रीम की बात हो गई। वैसे कॉमर्स वालों के लिए तो गौरव सर कंटिन्यूअस डाल रहे हैं एसपी, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, तो कोई चिंता नहीं करना है। आप लोग के एग्जाम्स भी उम्मीद करता हूं नजदीक आ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये केमिस्ट्री का लेक्चर है, इसको हम लोग और थोड़ा सा फास्ट करेंगे और बहुत सारे कंटिन्यूअस लेक्चर्स लाएंगे, टेंशन मत लेना। तो आज चौथा लेक्चर लेके आया, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा चल रहा था, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए। ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली इसको सर्च करोगे तो भी मैं मिल जाऊंगा। फॉलो बटन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड बाकी हमारे जो चैनल्स है उसको भी जरूर से जाके विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने जितने भी यूनिट्स वाली चीजें थी, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री का, ये सभी चीज हमने पढ़ा दिया था। लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगी केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री एक्चुअली देखा जाए तो आपने जो 10th स्टैंडर्ड तक जनरल साइंस में, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट था उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में, लेकिन वो इनफ नहीं था। अब यानी कि 11th में जब आप आ गए हो, अब जाके आपका असली केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। क्योंकि आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, केमिकल इंजीनियरिंग करते हो, या फिर आप बीएससी वगैरह भी करते हो केमिस्ट्री को लेके, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री का यहां से ही गैदर करना पड़ेगा आपके 11th में, आपके 12th से ही। तो एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूं, उसको समझ के लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना और दिमाग में बिठा लेना, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप निकाल सको, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो पढ़ना है हम लोग को वो है दोस्तों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितने भी लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, 5 टाइप के लॉ होते हैं। आज इस लेक्चर में पूरा पांचों का पांचों करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि फटाफट से बताने की। तो 5 लॉ कौन कौन से हैं उसको चलो जानते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल यानी केमिस्ट्री, तो जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं या फिर केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शंस होता है, उन सब में 5 तरीके के लॉ लगते हैं। अब वो पहला जो लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है एक एक करके डीप में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले आप जान लो कि आपके टोटल 5 टाइप के जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, याद रहेगा। सेकंड नंबर पे क्या आता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। थर्ड नंबर पे आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ नंबर पे है गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। गैसियस वॉल्यूम के लिए एक लॉ बनाया गया था, तो गे लुसेक लॉ वो है। एंड 5वें नंबर पे है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ शायद आपने 9th में भी पढ़ा होगा, छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था हमारे 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर में। लेकिन कोई बात नहीं, ये पांचों को 1 बाय 1 एकदम डिटेल में जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या और इस चीज का मतलब क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है दोस्तों? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक्चुअल में क्या बोलता है? जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो उसका मतलब क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कभी एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, लेकिन वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो ट्रांसफॉर्म होता है फैन के पास, फैन से वायर के थ्रू फैन में गया, फैन घूम रहा है, तो घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहा है? पंखा जोर जोर से घूम रहा है तो क्या फेंक रहा है? हवा फेंक रहा है, दैट इज द विंड एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। एंड वही विंड एनर्जी विंड मिल में क्या कन्वर्ट करता है? वो वापस से मैकेनिकल एनर्जी, विंड मिल, विंड की वजह से विंड मिल घूमता है, वो क्या हुआ? मतलब वापस से विंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है, विंड मिल का ब्लेड्स घूम रहे, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से वो आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं हुआ, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बट वो एक जगह से दूसरे जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता गया, घूमता गया, और कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि एनर्जी खत्म हो जाए। करेक्ट है। तो वही चीज लागू होता है मास के ऊपर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज क्या बोलता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज का वजन कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता या फिर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी चीज का रिएक्शन अगर हम देखें, देखो समझो इसको, कोई भी चीज का रिएक्शन अगर मैं देखूं, समझ लो कि मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है,
मेरे पास है हाइड्रोजन, उसको मैं प्लस करूंगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये फेमस एक्सपेरिमेंट है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्लस करो तो हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, ठीक है। अब ये भी चीज आपने पढ़ा होगा कि ये जो एरो होता है, ये एरो के इस तरफ का जो पार्ट होता है, ये जो एरो के इस तरफ का जो पार्ट होता है यानी लेफ्ट की तरफ का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और ये एरो के राइट की तरफ का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि ये है रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्ट करेंगे और जो चीज मिलता है हमें राइट हैंड साइड में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये मिला तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, तब जाके हमें एक प्रोडक्ट मिला जिसको बोलते हैं वाटर। लेकिन हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है, ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये बोलता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स रहेंगे उसका अगर टोटल मास निकाला जाए और जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसका टोटल मास निकाला जाए तो दोनों क्या होंगे दोस्तों, दोनों होंगे इक्वल। यानी कि दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है, बोलता है, ये लॉ स्टेट करता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कोई भी चीज जिससे बन रहा है उसका अगर टोटल वजन निकाला जाए, टोटल मास निकाला जाए, और जो चीज उसके वजह से बना है दैट इज द प्रोडक्ट वाला पार्ट, उसका भी अगर टोटल मास निकाला जाए और इन दोनों का वजन कंपेयर किया जाए तो दोनों क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। एंड दैट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये था सबसे पहला लॉ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, और ये पूछता भी एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो पांचों के पांचों लॉ आप बता सकते हो, ज्यादा मार्क्स के लिए आए तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि एक्सप्लेन एनी टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आप कोई भी दो लॉ कर लो। तो पहला हमने कर लिया, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये था हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया, ये था पहला। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं कौन सा है। सेकंड नंबर पे है लॉ ऑफ, क्या है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले देखो, स्टेटमेंट ये बोलता है हमारा कि द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन स्टेट दैट कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि कोई भी अगर कंपाउंड की अगर हम बात करें जिसके वजह से वो बन रहा है, ठीक है, तो चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे उसको बनाया गया हो, लेकिन वो जो कंपाउंड है उसके अंदर जो प्रपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, वो भी सेम, मतलब कैसा, बाय वेट, दोनों का वजन सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमारे पास है दैट इज कप्रिक कार्बोनेट, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ कॉपर है, अब देखो ये कप्रिक कार्बोनेट ने दो चीज लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल सैंपल है उसका, और दूसरा सिंथेटिक, मतलब बनाया गया। एक तो नेचुरल तरीके से वो कप्रिक कार्बोनेट हमें मिल जाएगा नेचर के द्वारा, एक हम खुद बनाएंगे रिएक्शन करके सिंथेटिक सैंपल। तो ये दोनों सैंपल है हमारे पास। तो ये जो नेचुरल सैंपल अगर आप देखोगे, ये जो कप्रिक कार्बोनेट है इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कॉपर है वो है 51.35%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो है 9.74% और परसेंटेज ऑफ कार्बन है 38.91%। ये था नेचुरल वाला। लेकिन अगर उसी को हम जो बनाए हुए जो कंपाउंड है, जो हमने बनाया है, जिसको हम लोग सिंथेटिक सैंपल बोलेंगे, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो आप देखोगे तो यहां पे भी 51.35 है, यानी परसेंटेज ऑफ जो कॉपर है ये भी 51.35 है। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो भी 9.74 है, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो भी 38.91 है। इसका मतलब क्या है, साफ साफ क्लियरली पता चलता है कि चाहे हम नेचुरल सब्सटेंस ले ले, ठीक है, चाहे हम नेचुरल कंपाउंड ले ले, नेचुरल कंपाउंड, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड ले ले, या फिर मैं ले लूं सिंथेटिक, जो इंसानों द्वारा बनाया जाएगा सिंथेटिक कंपाउंड ले लूं, तो ये दोनों का ही जो प्रपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा। कौन सा प्रपोर्शन, वेट का प्रपोर्शन। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उन सभी का जो परसेंटेज बाय वेट रहेगा वो सेम रहेगा। और ये टेबल इस बात का सबूत है, दैट इज कप्रिक कार्बोनेट इस बात का सबूत है। ये हमें पता चल गया यहां से देखिए कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है, करेक्ट है। तो यही चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, यानी कि हर एक प्रपोर्शन डेफिनाइट है, फिक्स है, किसके लिए, नेचुरल के लिए एज वेल एज सिंथेटिक, दोनों के लिए। समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर, इसको भी अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको समझो, ये बहुत ही अलग है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे देख पाओगे कि लॉ ऑफ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका एक डेफिनेशन बोलता है, क्या बोलता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, मतलब अगर दो एलिमेंट्स है मेरे पास, ए नाम का बी नाम का, समझ लो, मान लिया कि दो एलिमेंट है ए नाम का और बी नाम का, इट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब अगर वो ए और बी, पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड, ए और बी जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो अगर मोर देन वन बन रहा है, कभी कभी होता है ना कि प्रोडक्ट में एक से ज्यादा चीजें बन जाती है, ठीक है, तो अगर वो एक से ज्यादा चीज बन रही है तो उसका जो मास रहेगा, द मासेस
of the element B that combine with a given mass of A are always in the ratio of small whole number। यानी कि जो भी एलिमेंट B का जो मास रहेगा वो कंबाइन होगा किसके मास से, दैट इज गिवन मास ऑफ A, और उनका हमेशा जो रेशियो आएगा वो एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो आएगा। होल नंबर पता है, 0 से 1 से लेके 2 इंफिनिटी तक होल नंबर बोलते हैं। तो वो कैसे आएगा इसको समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमारे पास है, मैंने लिया हाइड्रोजन, मैंने लिया ऑक्सीजन, लेकिन जब मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करूंगा तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। हमेशा हमने यही पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्लस करूंगा तो पानी बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पानी के अलावा यानी वाटर के अलावा एक और प्रोडक्ट ऐसा है जो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है। तो हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर एज वेल एज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि यूज होता है मेडिकल पर्पस के लिए या फिर और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं, वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं। ठीक है, H2O, वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं H2O2 बोलता हूं। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, समझ में आ गया। अब रिएक्शन देखते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मैंने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन मैंने लिया 2 ग्राम, पानी ऑक्सीजन मैंने लिया 16 ग्राम। ऑब्वियसली उसका वेट है, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल 1 ग्राम ईच, दैट इज 2 हो गया। ऑक्सीजन 16 ग्राम ले लिया। इन दोनों को जब रिएक्ट किया तो वाटर बना, लेकिन कितना बना, 18 ग्राम का बना, मतलब 2 + 16 = 18 ग्राम बन गया। ये पहला कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा ये है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सेम अमाउंट ले रहा हूं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 32 ग्राम, मतलब 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा मेरे को। H2O2 है ना, H2O2 है तो ऑक्सीजन 2 है, मतलब 16 × 2 दैट इज 32 ऑक्सीजन। और ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो 2 + 32 विल गेट 34 ग्राम ऑफ, और जो प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। तो यानी कि जो हमारा डेफिनेशन बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन आ रहा है। इसका मतलब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे जो मेरा ऑक्सीजन है वो 16 है, यहां पे जो मेरा ऑक्सीजन है वो क्या है, 32 है। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे, यानी कि जो इनका रेशियो हो रहा है वो 16:32 हो रहा है। अब 16:30 को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 16, 16 × 32, मतलब ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये 1:2 बन रहा है। और 1:2 इज नथिंग बट द होल नंबर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। बोला था ना यहां पे हमारे डेफिनेशन में, ये क्या बना रहा है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर बना रहा है, बहुत छोटा होल नंबर बना रहा है। और यही फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब भी कोई 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जब 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो जो मास होता है बी का, ठीक है, एलिमेंट बी, ये बी एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, तो एलिमेंट बी का जो मास रहता है दैट इज 16 ग्राम। ये बोलो एलिमेंट बी का जो मास रहता है, अगर हम जो भी गिवन मास ऑफ ए रहता है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:2 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से नहीं, मतलब कोई भी स्मॉल होल नंबर के हिसाब से होगा, जैसे हमारा आया 1:2। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथे नंबर के लॉ के ऊपर। चलो नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है, दैट इज द गे-लुसेक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम का लॉ है गे-लुसेक लॉ। ठीक है, तो अब ये लॉ क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि when the gases combine or produce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gas are same temperature and pressure। यानी कि जब भी यहां पे क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो लोग का जो भी टेम्परेचर होता है, प्रेशर रहता है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक सेम उस पे होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया हो, अंडर सेम कंडीशन मैंने लिया हुआ है, जो भी आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर है मैंने कितना लिया है, सेम कंडीशन में सेम लिया हुआ है। तो टेम्परेचर और प्रेशर यहां पे मैंने सेम रखा, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर द हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रखा और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रखा, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे, दैट इज द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। गैसेस फॉर्म में पानी बनेगा, लेकिन कौन से फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर बन रहा है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100 मिलीलीटर 100 ml मैंने हाइड्रोजन लिया था, 50 ml मैंने ऑक्सीजन लिया था, तो वाटर कितना बना, 100 ml बना। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम लिया, यानी कि H2 होता है ना, तो H2 है, मतलब H2 मतलब 2 वॉल्यूम लिया, ऑक्सीजन मैंने एक ही लिया। ठीक है, H2O बनेगा ना, ये H2O, तो H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है, तो इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सिंपल रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:1:2, एंड दिस इज नथिंग बट द गे-लुसेक लॉ। यही रेशियो, सिंपल रेशियो जो बताता है वो गे-लुसेक लॉ के हिसाब से बनता है, दैट इज 2:1:2, दैट इज 2:1:2। तो 2:1:2 हमारा क्या बनता है, गे-लुसेक लॉ का गैसेस बाय गैसेस वॉल्यूम बनता है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट बचा हुआ है 5वां लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज अवागाद्रोस लॉ। ये भी आपने 9th में पढ़ा होता। ठीक है, तो अवागाद्रो लॉ क्या बोलता है कि ये प्रपोज किया था दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, जो भी गैस रहेगा उसका इक्वल वॉल्यूम
सेम कंडीशन में यानी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन में क्या रहेगा, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि यहां पे हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रिएक्शन जिसमें वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया, वाटर बन रहा है, ठीक है। 100 ml था, यहां पे भी सेम जो पिछला हमने देखा 100 ml, 50 ml, 100 ml, 2 वॉल्यूम ये लिया, 1 वॉल्यूम ये लिया, 2 वॉल्यूम ये लिया। लेकिन हमारा गेल-लुसेक लॉ के हिसाब से क्या अगर मैं ले रहा हूं 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे n मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं और यहां पे भी अगेन 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, तो हमारा जो एवोगैड्रो लॉ है उसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, यहां पे भी 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा और यहां पे अगेन 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब यह है कि एवोगैड्रो लॉ क्या बोलना चाहता है कि अगर एक वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल है, इफ 1 वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल्स, देन 2n के अंदर कितना होगा 2 मॉलिक्यूल, 3n के अंदर कितना होगा 3 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? तो जितने भी नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा, एक वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट होगा, एक ही प्रेजेंट होगा। 2 वॉल्यूम है तो 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। तो जितने नंबर ऑफ वॉल्यूम है उतना मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होगा, वो ये लॉ बताता है जिसका नाम है अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे 2n मॉलिक्यूल था तो 2 मॉलिक्यूल आ गया, 2 मॉलिक्यूल था यहां पे 1 मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम, यहां पे लिखो वॉल्यूम, एक मिनट, यहां पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है। मतलब 2n वॉल्यूम था तो 2 मॉलिक्यूल, n वॉल्यूम था तो 1 मॉलिक्यूल, 2n वॉल्यूम था तो 1 मॉलिक्यूल। तो यही हमारा एवोगाड्रो लॉ बताता है कि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देगा। ये हमने यहां पे बता दिया। तो यही था दोस्तों हमारा 5वां एवोगाड्रो लॉ, जो बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा टोटल 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपके एक्सेल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पांचों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। और आज का लेक्चर फिर इसी के साथ मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब अगला जो है बहुत सारी चीजें, एटॉमिक थियरी है, ये बहुत सारी चीजें बची हुई इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 आपके लिए लेकर आएंगे। अगला लेक्चर का बस वेट कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत जल्द अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।